तो यहाँ पे आपकी टोटल धनराशि निकल के आती है 1.5 करोड़ के आसपास। तो आपने देखा कि जस्ट 10 साल के डिफरेंस की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपके पोर्टफोलियो पे। और मार्केट जितना गिरता है और आप जितना ज़्यादा उसमें निवेश करते हो, रिटर्न भी आपका उतना ज़्यादा बनता है। गलती छोटे निवेशक ये करते हैं कि वो इन्वेस्ट करना तब शुरू करते हैं जब मार्केट दौड़ लगा रहा होता है। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कई बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि अभी मैं 20, 22, 25 साल का हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं कम सैलरी में अमीर कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है तो आप बार बार अपने से पूछते होगे कि यार मैं थोड़ा सा पैसा डाल के मार्केट में क्या उखाड़ लूँगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट सीखूँ भी क्यों। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं 8 बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी डाउन है। अगर आप ये 8 पॉइंट समझ लें, अपने दिमाग में फिट कर लें, तो आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। तो हम ये चर्चा शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए वो है कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड पॉइंट। ये आपने कई बार वीडियोस में सुना होगा, तो मैं इस पॉइंट को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं एंड यहाँ पे अपन प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। 15,000 रुपए का आप निवेश करते हो हर महीने एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% मान लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में या सेंसेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू आप 12-12.5% आराम से कमा सकते हो। कि इतना परसेंट पैसा मेरा म्यूचुअल फंड से नहीं आता, यहाँ से नहीं आता, वहाँ से नहीं आता, नहीं, आपका 12-12.5%। हिस्ट्री हमें बताती है, स्टैट्स हमें बताते हैं कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू आप आराम से 12-12.5% पर ईयर कमा सकते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल के बीच में हो। तो हमने 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम कर लिया। अब तीसरी चीज, आप टाइम पीरियड को देखिए कि अगर आप 30 सालों तक ये निवेश जारी रखते हैं 15,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अभी तो मैं यार 5,000 रुपए भी सेव नहीं कर पा रहा, आपने 15,000 क्यों मान लिया है? वो मैंने इसलिए मान लिया है क्योंकि आगे चल के आपकी सैलरी में कुछ तो वृद्धि होगी, तो उस हिसाब से मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगले 30 सालों तक 15,000 मान के चला हूं। अब ये बहुत ही हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर आप ये सारा डेटा इनपुट करोगे तो आपके पास टोटल कॉर्पस साइज आ जाएगा करीब करीब 5.25 करोड़, जो एक काफ़ी अच्छी रकम होती है। यस, हमने इन्फ्लेशन बाकी सारी चीज़ों को अज्यूम करके नहीं चले हैं, क्योंकि इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जल्दी निवेश शुरू कर दें कम पैसे पे भी, तो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब इस एग्जाम्पल में अपन कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज, अपन 30 साल की जगह पे 20 साल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी टोटल धनराशि निकल के आती है 1.5 करोड़ के आसपास। तो आपने देखा कि जस्ट 10 साल के डिफरेंस की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपके पोर्टफोलियो पे। अब चलिए प्रिंसिपल अमाउंट में अपन चेंज करते हैं कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का करते हो 30 साल के लिए, तब भी आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस करीब करीब 3.5 करोड़ का आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या नोट डाउन करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब कई लोग बोलेंगे कि अक्षर मेरी तो गाड़ी छूट गई है, मैं 40 साल का हो गया हूँ, अब मैं क्या ही इन्वेस्ट करूंगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ना सोचें। तो आप शांत दिमाग से थोड़ा लॉजिकली सोचें कि जो चीज़ हो गई पास्ट में वो हो गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर 5th क्लास में या 6th क्लास में एक बार फेल हो जाते हो तो आप पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आप मेहनत करोगे, अच्छी आदतें डेवलप करोगे, तो हो सकता है कि 12th के बाद आपका IIT में भी सिलेक्शन हो जाए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द निवेश करना शुरू करिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, आपके पास चीज़ें सीखने का टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। वो अपने आप में एक ठीक ठाक सा निवेश है। अगर आपको वीडियो चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पे कि यार मैं निवेश करूं क्यों? निवेश करने में तो रिस्क होती है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं गया। यस, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इन्वेस्टिंग जो होती है वो बाय डेफिनेशन रिस्क लेना होता है अपनी कैपिटल के साथ। उसमें आपकी कैपिटल हर्ट हो जाए या कैपिटल कम हो जाए, उसके होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप निवेश करना छोड़ दो। ऐसे तो आप रोड पे चलते हो तो भी एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप घर पे ही बैठे रहो। तो आप उस लॉजिक और व्यू पॉइंट से सोचिए। इससे एक रिलेटेड फाइनेंस पॉइंट में जो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमी का एनालिसिस करें तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अभी 100 रुपए जाके अपने HDFC बैंक या ICICI बैंक में रख दो एंड 1 साल तक वेट करो, तो वो 100 रुपए करीब करीब 97 रुपीज़ हो जाएंगे। हाँ, बोलोगे कैसे? तो मैं आपको मैथ भी समझा देता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है 8%। इन्फ्लेशन का मतलब प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाना, कि किस दर से महंगाई बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है 8%। आपको बैंक कितना रिटर्न देता है अपनी FD रेट्स पे भी? तो आप 5%, 6% के आसपास देता है। तो 5 - 8 हो गया 3, तो आपके 100
रुपये कितने बन गए? 97 रुपीज़। तो इसलिए आपको निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें रिस्क होती है, बिल्कुल होती है। आपकी कैपिटल कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात यह समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्ट जल्दी स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे रियल एस्टेट मार्केट में करना चाहिए, या मुझे गोल्ड में करना चाहिए। इस पर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं बाकी वीडियोस भी बनाता रहूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको जो भी एसेट क्लास समझ आता है आप उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं और मैं 2 एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज आपको बताऊंगा। पहला एग्जांपल मैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स का देता हूं एंड दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा इक्विटीज या स्टॉक में निवेश का। तो पहली चीज जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में समझनी पड़ेगी, आपको 2 की टर्म समझने पड़ेंगे। पहला टर्म है इन्फ्लेशन, जो प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाना। दूसरा है एफडी के रेट्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि एफडी के रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको बहुत मजा आता है, आप बोलते हो कि यार मैं सारा का सारा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देता हूं। आप अपने पेरेंट्स से भी जाके पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1990s में एफडी के रेट्स इंडिया में 12-13% तक भी होते थे। अब एफडी के रेट्स क्या है? 5%। तो इतना गैप क्यों आ गया? इतना गैप इसलिए आ गया क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन पुराने जमाने में 1990s के आसपास काफी ज्यादा होता था। अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है, जनरली स्पीकिंग, अभी हाल फिलहाल बढ़ गया है, लेकिन जनरली इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होता। अब आपको महत्वपूर्ण बात यह पता होनी चाहिए एफडी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कई बार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है और एफडी रिटर्न्स उससे कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालोगे तो आपके लिए वो हानिकारक होगा। ऑपोजिट सिचुएशन हो कि अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रियल टर्म्स में ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं इन्फ्लेशन से ऊपर, तो उस सिचुएशन में फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना आपको रियल रिटर्न बना के देगा। तो अपन कुछ चार्ट्स और ग्राफ से ये बातें समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स दिखाता हूँ इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1990s का टाइम था। तो यहाँ पे आपको 13% के आसपास भी एफडी रिटर्न्स मिल रहे थे। अभी हालत ये है कि आपको 5% के आसपास फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न मिल रहे हैं अच्छे बैंकों में। एंड कुछ महीने पहले तक ये सिचुएशन और भी बुरी थी। अब मैं आपको ये डेटा इन्फ्लेशन के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये इंडिया का इन्फ्लेशन था रफली 1991 में। उस समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था, इसलिए एफडी के रेट्स भी बहुत ज्यादा थे। अब इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में? 8%, लेकिन एफडी के रेट्स कितने हैं? 5%। तो ये अच्छा टाइम है फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का। ये मैं डिसीजन आप पे छोड़ देता हूं, मैं हाँ या ना नहीं बोलूंगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूं। सीखने वाली बात यह है कि इस पूरे कर्व के दौरान ये ऊपर नीचे जो इन्फ्लेशन रेट होते रहते हैं, ये ऊपर नीचे जो एफडी रेट्स होते रहते हैं, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ कुछ पीरियड्स ऐसे आएंगे जब फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ऊपर होंगे। वो एक अच्छा पीरियड होगा फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का। विज़ एक ऑपोजिट पीरियड आता है जब फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न इन्फ्लेशन से नीचे होते हैं। वो एक खराब पीरियड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का। तो फिर आपका नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर बहुत अच्छा मीडियम नहीं है तो कहाँ पे करें? तो इक्विटी मार्केट एक आपके पास पॉसिबल ऑप्शन है। मैं आपसे ये नहीं पुश कर रहा कि आपको इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या रियल एस्टेट में करना चाहिए, वो डिसीजन आप खुद लें। मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेयर और बुल रन मार्केट की हिस्ट्री। सो बेयर और बुल रन क्या होते हैं? बेयर मार्केट हो गया कि मार्केट ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, बेयर रन मतलब कि मार्केट नीचे आता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये सारे ब्लू चार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, इनकी विड्थ अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे बुल रन पीरियड्स हैं, और ये जो रेड फेजेस आप देख रहे हो इनकी विड्थ इंडिकेट करता है कि कितने टाइम तक एक बेयर रन चली। तो आप नेट अगर अप्रॉक्सीमेशन बिठाओगे तो आपको सीधी सीधी भाषा में ये समझ में आएगा कि जो बुल रन पीरियड होता है वो बेयर रन पीरियड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से लोगों को इक्विटी इन्वेस्टिंग का ऑप्शन डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि मार्केट ऊपर दौड़ता रहे। ये एक सेंट्रल मैसेज है जो मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू देना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट तो कई बार ऊपर दौड़ जाता है, कई बार नीचे आ जाता है, कई बार एकदम क्रश हो जाता है। लोग बोलते हैं कि रिसेशन आ गया है, कई लोग बोलते हैं कि मार्केट तो एकदम खत्म ही होने वाला है, निफ्टी एकदम जीरो पे पहुंच जाएगा। तो हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें चीज़ समझ नहीं आती। ओके, आप कब इन्वेस्ट करना चाहिए तो मार्केट सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दिखाता हूँ। तो निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ चलते हैं एंड आप देखोगे कि अगर आपने किसी भी डाउन पीरियड में इन्वेस्ट किया होता, तो डाउन पीरियड मतलब कि जब निफ्टी गिर गया है, तो ये गिरा यहाँ पे, ये गिरा यहाँ पे, ये गिरा यहाँ पे, ये गिर रहा है यहाँ पे। आप कोई भी पॉइंट उठा लो और अगर आप इस गिरते हुए निफ्टी पे किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट करते चलो, हमेशा निफ्टी ने अपनी पुरानी पीक को काटा है। कैसे? मैं आपको ब्लू लाइन से इंडिकेट करके दिखाता हूं। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी ने अपनी पुरानी पीक को यहाँ पे काटा और वो बढ़ते ही चला गया, तो यहाँ पे आपके पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, इसने अपनी पुरानी पीक को काटा, बिल्कुल काटा। मार्केट यहाँ तक गिरा, इसने अपनी पुरानी पीक को काटा, बिल्कुल काटा।
मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, क्या ये अपनी नई पीक बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा कब बनाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी नई पीक जरूर बनाएगा। और मार्केट जितना गिरता है और आप जितना ज्यादा उसमें निवेश करते हो, रिटर्न भी आपका उतना ज्यादा बनता है। गलती छोटे निवेशक ये करते हैं कि वो इन्वेस्ट करना तब शुरू करते हैं जब मार्केट दौड़ लगा रहा होता है। गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होती है, नो डाउट, थोड़ा सा दर्द भी होता है कि आप अपनी कैपिटल लूज होते हुए देखते हो, रोज आप अपना पोर्टफोलियो उठते हो, रेड दिखता है, आप गुस्से में लैपटॉप फेंक देते हो तो टूट जाता है, उसमें नुकसान अलग हो जाता है। तो ये दुनिया भर की नेगेटिव चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए रिटेल निवेशक हमेशा बढ़ते मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप इस तरीके के प्लेयर हो कि आपको सिर्फ बढ़ते मार्केट में निवेश करने में मजा आता है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप कृपया म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये आएगा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं गिरते मार्केट में निवेश करने को तैयार हूं, तो मुझे किस तरीके के एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब मैं आपको स्टॉक के नाम भी बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैंने अगर आज नाम आपको बताया और कल वो गिर गया, तो लोग कल आके यूट्यूब पे हल्ला मचाना शुरू कर देंगे कि आपने ऐसा स्टॉक बता दिया, वो 5% गिर गया, ये वो, राइट। सो मैं आपको स्टॉक के नाम नहीं बताता, मैं आपको दो सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक को बोलते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट। वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट का मतलब अपन गोल्ड के थ्रू समझते हैं कि आपने गोल्ड हिस्ट्री के किसी भी पॉइंट पे खरीदा होता, तो आज उसकी रियल टर्म्स में वैल्यू गिरती नहीं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं इससे बहुत सिंपल भाषा में कि मान लीजिए 100 रुपए के नोट की कीमत आज से 50 साल पहले कितनी थी? बहुत थी। 100 रुपए से आप क्या क्या नहीं खरीद सकते थे। आज आप 100 रुपए में क्या कर सकते हो? ज्यादा कुछ नहीं। तो ये क्या होता है? रियल टर्म्स में वैल्यू गिर जाना 100 रुपए की नोट की। अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड अपने पिछले जन्म में 100 साल पहले खरीदा होता, तो आज भी उसकी कीमत बहुत होती। सो ये होते हैं वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट। तो यूजुअली रियल एस्टेट और गोल्ड को देखा गया है कि ये एक तरीके के वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट्स हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि यार मेरे को अपने वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या मुझे इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो जब आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करते हो, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने अगर 100 रुपए डाले, तो वो 100 रुपए 80 भी बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं, लेकिन जब वो बढ़ना और भागना शुरू करेंगे तो वो 100 रुपए हो सकता है 500 बन जाए। तो ये होते हैं ग्रोथ एसेट्स। ग्रोथ कहाँ पे आती है? ग्रोथ आती है स्टॉक्स में या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करके। तो पहले तो आपके फंडे क्लियर होने चाहिए कि आपको वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या ग्रोथ एसेट्स में। अब मैं समझता हूं कि कई लोग पूछेंगे कि घर के रेट भी तो बढ़ जाते हैं, वो एक अच्छा ग्रोथ एसेट नहीं है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग वो अच्छा ग्रोथ एसेट नहीं है, ये हमें डेटा बताता है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। तो आप यहाँ पे एक वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करना है तो आपको इक्विटीज की तरफ जाना पड़ेगा। आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे हाल फिलहाल। तो अब 6 पॉइंट ये आता है कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और मेरा पैसा डूब गया तो कौन लेगा गारंटी? तो कोई नहीं ले सकता इस चीज की गारंटी। इस चीज में आपको पोर्टफोलियो प्लानिंग करनी पड़ती है। पोर्टफोलियो प्लानिंग का मतलब क्या कि आप मान लीजिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप पूरा का पूरा स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, जाके कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एक तरीके का बॉन्ड हो गया। तो आप वेल्थ प्रिजर्विंग एसेट फिगर आउट करें कि जहां पे आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल रहा हो, कुछ गोल्ड खरीद लो, कुछ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दो। तो इस तरीके की चीजें आप कर लीजिए। जिस पैसे के साथ आपको रिस्क नहीं लेनी, बाकी जिस पैसे के साथ आपको थोड़ी बहुत रिस्क लेनी है, उसमें आप जाके इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अब 7वां पॉइंट ये आता है कि आपको कितना परसेंट अपना पैसा ग्रोथ में डालना चाहिए वर्सेस वेल्थ प्रिजर्वेशन में। अब स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको रिवील कर दूंगा, टोटल अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको परसेंटेज बेसिस में बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं वो वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको कुछ पैसा ग्रोथ के लिए रखना चाहिए, कुछ पैसा सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। कितना कितना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिस्क कितनी लेनी है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत इमीडिएटली है। एक गोल्डन रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप अगर अपना पैसा किसी भी ग्रोथ एसेट में लगा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए लगाइए। अगर आपके पास टाइम होराइजन इतना नहीं है तो कृपया उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। अब फाइनल पॉइंट आता है कि आप ये सारी चीज़ें, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में लगाओ, चाहे आप रियल एस्टेट में लगाओ, चाहे आप इक्विटीज़ मार्केट में लगाओ, एक गोल्डन रूल ये है, वो ये है कि आप कृपया करके कुछ एफर्ट्स मार के अपने कमीशंस बचाइए। एक एग्जांपल जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था वो ये था, एंड मैं फिर से फ्लैश कर देता हूं आपके सामने कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक को बोलते हैं रेगुलर ऑप्शन, एक को बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। तो आप किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, आपके पास ये 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप जाके रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए रेगुलर प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाए होते और डायरेक्ट प्लान के थ्रू लगाए होते तो दोनों में करीब करीब 4% रिटर्न का अंतर आ जाता है। क्योंकि रेगुलर प्लान के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी कमीशन देना पड़ता है और म्यूचुअल फंड एजेंट्स को भी कमीशन देना पड़ता है।
डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप म्यूचुअल फंड एजेंट्स का कमीशन बचा सकते हो। तो कृपया करके ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसमें कमीशंस कम हो, और हमेशा कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले कमीशन बचाना ना भूलें। अगर आप घर खरीद रहे हो तो उसमें भी कमीशन को लेके नेगोशिएट करिए, क्योंकि हमेशा ये बात बोली जाती है कि यार हम तो 0.025% कमीशन ले रहे हैं या 0.03% कमीशन ले रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि जो कमीशन लिया जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लिया जाता है, और जो आपका रिटर्न बनता है वो रिटर्न किस पे बनता है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे बनता है। कि आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी और 150 पे बेच दी, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 100 रुपये, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि जिसमें आम आदमी या आम महिला पे कमीशन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये ग्रोइंग चैनल है, तो आपके सपोर्ट के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।